काफी देर कर दी तुमने। अपने सामने कुर्सी खींचकर बैठी शेजल को देख वरियाम ने मुतवासल लहजे में कहा। अखबार नुमा दीवारों को देख उकताया हुआ मर्द सीधा हुआ। थाना बाहर की दुनिया से 1000 दर्जे अच्छा था। वो दिल में सोच सका। मुझे नहीं पता था तुम वक्त से 5 मिनट पहले आ सकते हो। उसे पर्स नीचे रखते हुए कहा। जो बात मुझे करनी थी उसके लिए जरूरी था कि मैं जल्दी आऊं, ताकि तुम अंगारे न चबा रही हो। वो कुर्सी पे पीछे को होकर बैठा, हाथ सीने पे बांधे हल्का सा मुस्कुराया। शेजल ने आज गौर से उसे देखा। उसका कद ऊंचा था, जिस्म वर्जिशी, रंगत गंदमी माइल और नकोश काफी हद तक पुरकशिश। वो उस कुर्सी पे इस कदर तमीज से बैठने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह नाकाम हो रहा था। मेरी जुबान का अंगारे तुम्हारे मुंह की आतिश फिशा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बाय द वे। शेजल आगे हुई मुचस्सिस नजरों से उसे देखा। तुम पहले मुझसे इतनी खार क्यों खाते थे? मैं कितनी बार आई, तुमने एक बार भी मुझसे सीनिया से मिलने नहीं दिया। परियाम ने थोड़ी खुचाई और लापरवाही से गर्दन घुमाई। मेरी जॉब को एक अरसा हो गया है, लेकिन मेरे लिए कभी एक साइड चुन लेना मुश्किल नहीं रहा। एक वाहिद केस था जिसमें मुझे एक साइड चुन लेने में मसला हो रहा था। बस मैं एग्जॉस्टेड था और किसी तरह से कोई नाकामी नहीं चाहता था। उसे गहरी सांस ली और करीब खड़े वेटर को ऑर्डर नोट करवाया। यानी तुम दूसरों का गुस्सा मुझ पर उतार रहे थे? मैं अपनी जॉब कर रहा था मिस। शेसल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और दोनों हाथ मेज पर रख के आगे को हुई। उसके खुले हुए बाल दोनों अतराफ कंधों पे गिरे थे। वरियाम एक लम्हे के लिए बाकायदा ठटक गया था। एक पल के लिए पता नहीं क्यों वहां से वही नजर आई। उसे सर झटका। तुम शरीफ आदमी हो वरियाम। तुम सब जानते थे बराक ने क्या किया है, फिर भी तुमने इंक्वायरी के वक्त उसे एक्सपोज नहीं किया, क्यों? उसे थूक निकला शान ने उचकाए। बराक बड़ा आदमी है, उससे मसाइल मोल लेना मेरी जिंदगी और जॉब को मुश्किल में डाल देता। और हमारे पास सबूत नहीं, लफाजी थी, जिन पे इंसान यकीन कर लेता है, अदालत नहीं। यानी तुम्हारी ड्यूटी के दरमियान बड़े आदमी आ जाते हैं। मुझे लगा तुम वो आदमी हो जो हक के लिए रिस्क ले सकता है। नहीं, मेरी ड्यूटी के दरमियान लॉजिक्स आते हैं। बराक हनीफ को फ्रेम करना, वो भी बगैर सबूतों के, ये मेरी नौकरी खतरे में डाल सकता था। और मैं कोई हक के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। वो लड़की थी और मासूम थी। तुमने एक बार पहले भी अपनी नौकरी को खतरे में डाला था, वो तुर्की व तुर्की बोली। तब मैंने इतना गहरा खड़ा खोदा था जिससे निकलने के लिए मैं पुरुउम्मीद था। वेटर ने कोल्ड कॉफी के 2 ऊंचे मग उनके सामने लाकर रखे। वो दोनों पल भर को खामोश हुए। वरियाम ने फिर उसे देखा। वो आंखों ही आंखों में जता रही थी कि इस मुलाकात का मतलब उससे बताया जाए। बराक ने मुझे धमकी दी थी। शेजर यकलक ठहर गई। नहीं, मैंने उस धमकी की वजह से काम नहीं छोड़ा, लेकिन वो मुझे मुसलसल धमकाता रहता है कि मैं तुमसे दूर रहूं। हालांकि इसके केस के बाद हमारी तमाम मुलाकातें एक इत्तेफाक थे। से आंखों में लड़की की मुट्ठियां भींच गई। उसे शर्मिंदगी हुई। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, वो लम्हे पर को चुप हो। तुम्हें हर्ट भी करेगा और किसी को तुम्हारे करीब भी नहीं छोड़ेगा। मैं उससे देख लूंगी, वो कहते साथ उठी। परियाम ने तेजी से जेब से वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले और मेज पर धरे। मेरी वजह से आइंदा तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वो आगे बढ़ गई। परियाम उसके पीछे गया, मगर स्लाइडिंग डोर पार करने से पहले उन दोनों को रुकना पड़ा। पराग हनीफ स्याह सूट में मलबूस, खुशबू में पोर पोर डूबा दरवाजा धकेल रहा था। अगले ही पल उसके दांत में सख्ती खुल गई। इससे पहले वो अंदर दाखिल होता, शेजल बाहर आई और पराग का बाजू खींचकर उसे जरा से फासले पर ले गई। परियाम चुपचाप उन्हें देखता रहा। वो जिसे खुशगवार मुलाकात समझ कर आया था, वो अनजानी रुकावट में ढल गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरा नाम लेकर लोगों को धमकाते रहो? वो दबे दबे अंदाज से घुरा रही थी। पराग पे कोई असर नहीं पड़ा। जिससे तुम्हारी हिम्मत हुई थी 10,000 लोगों के सामने शादी तोड़ने की, तुम यही डिजर्व करते थे, वो चबा कर बोली। पराग ने उसका बाजू पकड़ा और थोड़ा सा करीब किया। मैं क्या डिजर्व करता हूँ ये जान गया हूँ, लेकिन तुम इसे बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। शेजल सहम गई। वो अपना हाथ तक नहीं छुड़वा सकी, ऐसे ही जैसे जम गई हूँ। ये 2 टके का पुलिस ऑफिसर यही मिला था तुम्हें? वरिया मजीद बर्दाश्त न करते हुए उस तरफ आने लगा। ये क्या, मैं किसी दूसरे मर्द को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। मेरे अलावा किसी को हक नहीं कोई तुम्हें देखे, तुमसे मोहब्बत करे। शेजल ने अपना हाथ छुड़वाने की सही की, मगर उसके हाथ लड़ रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसे बराक से खौफ आ रहा था। मैंने तुम्हारे लिए दुनिया यहां से वहां कर दी और तुम मुझे एक छोटी सी गलती के लिए माफ नहीं कर सकी। वो सख्ती से उसका हाथ मरोड़ रहा था। सड़क पे हाथों को हरासा करने के चार्जेस में अंदर कर सकता हूं मैं आपको,
वो कब शेज़ल के कब मैं आकर रुका, कब उससे भरा के हाथ को सख्ती से झटका। शेज़ल कोई नहीं हो सका। वो बस अपनी कलाई पे बने हुए सुर्ख निशान को देख रही थी। वो साकित थी। ये वो ही पराग था। ये हमारा ज़ाती मामला है, इससे दूर रहो। ज़ाती मामले सड़क पर हल नहीं होते। और इस वक्त मिस शेज़ल मेरा मामला है, मेरी ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये मेरे साथ आई हैं। उससे हत्ता लामकान लहजे को सख्त रखा। पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी करने से रोकने की कोशिश करना। आप पे लगने वाला दूसरा चार्ज यही होगा। बराक ने बेतहाशा गुस्सा सब किया और वरेआम बेग पे गुस्सीली निगाह डाली। ये लड़की स्टेबल नहीं है, इससे दूर रहो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। आप फिक्र ना करें, मेरी ज़िंदगी इनकी वजह से ख़राब हो या गुलजार, कम से कम मैं सड़क पर खड़े किसी बराक हनीफ को शिकायत नहीं करूँगा। जबड़े भींचे वो चंद पल उसे देखता रहा, फिर यूं ही कटीली नजरों से उसे देखते हुए वहां से निकल गया। शीतल ने पलटकर उसे देखा तक नहीं। उससे शादी तोड़ना, ब्रेकअप, दूरी, सब शायद आसान था, लेकिन उसके आगे की जिंदगी में किस तरह वो अपने सर्कल में बेवफा, अनस्टेबल, लालची और धोखेबाज मशहूर होने वाली थी, ये उसे आज मालूम हुआ। उसे आज मालूम हुआ मुआशरे के डर से ब्रेकअप ना करने वाली, तलाक की बात करने वाले लोगों की कैफियत क्या होती है। उसे आज मालूम हुआ कोई इंसान किसी जहरीले ताल्लुक से बाहर नहीं आता। उसका जी किया था खुद पे हंसे, जोर जोर से हंसे। आप पिछले 2 घंटों से मुझे इग्नोर कर रही हैं। जीने के कहने पर नईमा ने कान न धरे। वो सिंक के नल के नीचे टोकरी में रखी ताज़ा मछली धोती रही। उसका चेहरा सपाट था। मुझे एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। उसके मेरे दरमियान सब ठीक था। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ। उसे दोबारा बात शुरू करने की गर्ज से कहा, तुम्हारा वापस जाना दुरुस्त नहीं होगा। ओह प्लीज, वो चिल्लाई। मैंने जेल के चक्कर काटे हैं, अदालतें देखी हैं, मर्दों के दरमियान रही हूँ। लोग मुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे, यही ना। लोगों को मैंने जूती की नोक पे रखा था और आज भी वहीं रखती हूँ। उससे कटिंग बोर्ड पे प्याज से ही छोड़ दिए। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे और उसके दरमियान यकीन है। तुम्हें उसकी जिंदगी का यकीन होता है और उससे तुम्हारी हिफाजत का। नईमा ने टोकरी स्लैब पे रखते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि तुम असल कहानी से ना वाकिफ हो। वो बिल्कुल जिंदा है, लेकिन क्या वो जिंदा रह पाएगा ये तुम पे मुनहसर है। और मैं आपकी पहेलियां कब तक पूछने वाली हूँ। बाजू सीने पे रखी धुंधी से कहा। बड़े दिन बाद वो चौबन में थी। नईमा ने पुरसकून अंदाज में अपने हाथ कपड़े से होशिए फिर स्लैब पे रखा अपना मोबाइल उठाया। अब वो उस पर चंद उंगलियां दबा रही थी और फिर सीनिया ने वो आवाज़ सुनी जो रू के रिस्क की मानिंद थी। क्या आप अपने अगवा कारान के मुतालिक कुछ जानते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप अपने अगवा कारान पे कोई केस नहीं करवाएंगे? मोबाइल स्लैब पे रखे नईमा दूसरी तरफ से खड़े होकर अब प्याज काट रही थी। स्टूडियो में बैठा मर्द कह रहा था, मैं शायद उन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उन पे कोई केस नहीं करवाऊंगा। मेरे करने के लिए फ़िलहाल और बहुत काम है। वो गौर से उसकी आंखें देखने लगी। आपने 600 लोगों पे तक के इज्जत का दावा किया है, क्योंकि वो तमाम लोग आपकी बीवी के खिलाफ बोल रहे थे, और आप एक उस इंसान के खिलाफ नहीं जाना चाहते जिससे आपको कैद किए रखा। वजह प्याज की जल्दी या दिल पे पड़ता बोझ। सीने ने अपनी आंखें जल्दी महसूस की। मेरी बीवी ज़्यादा अहम है। वो ये नहीं बता सका कि जिन लोगों ने उसके साथ के साथ कुछ गलत किया है वो उन्हें भी वैसी ही अंधेरी मौत देगा। मेरी होश से अचानक इंतहाई नरमी से उसे मुखातिब किया। आपकी कैद कैसी थी? जीनिया ने देखा वो पहलू बदल रहा था। उससे नाखून सोफे के अंदर खबो दिए। उससे लब काटे, पेशानी तर हुई और उसकी आंखें, उनमें कुछ डर आया। ऐसा कि सीनिया हाकिम का दिल कटकर 2 हिस्से हुआ। ये वो आदमी था ही नहीं। ये कौन था। एक सफ़ेद कमरा था। वो फटी हुई आवाज से बोला, फिर पानी का गिलास उठाकर खटाखट सारा पानी पी लिया। मैं वहाँ 1 महीना रहा था। मुझे नशावार अद्वायात इंजेक्ट की जाती थी, ताकि मेरे जख्मों को साफ करते वक्त मैं उस महलूल का रंग ना देखूं जो वो मेरे जख्म साफ करते वक्त इस्तेमाल करते थे। वो लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनते थे, या शायद सुनकर अनसुना कर देते थे। उसका हाथ बेख्तियार अपने सीने तक आया और सीनियर स्लैब पे हाथ रखकर बामुश्किल खुद को खड़े होने पर रजामंद कर रही थी। मुझे वहाँ बहुत डर लगता था, कोफ्त होती थी। मैं मरने की दुआएं करता था, लेकिन मैं मौत से डरता भी था। उससे शर्ट का ऊपरी बटन खोला, खुश्क होते लबों पर जुबान फेरी। मैं हुलूसिनेट करने लगा था। वक्त सुस्त था या तेज समझ नहीं आती थी। वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, और अगर करते थे तो मेरी बीवी कैस गंभीर। उससे आज मेरा भाई नहीं कहा, वो जान गया था। ओ खुदाया, उसकी हैसियत का अंदाजा सीनिया को अब हो रहा था। सच कहूँ तो मेरे असाब बहुत कमज़ोर हैं। मैं ढह गया था। वो बात करते हुए हंस पड़ा, खोखली हंसी।
उसे अपने तासुरात पे काबू नहीं रहा था। मैं नहीं बता सकता वो कितना मुश्किल वक्त था, लेकिन मैं किसी तरह निकल आया। असल अजियत वहां से निकलने के बाद शुरू हुई थी। मुझे दौरे पड़ते थे, एंग्जाइटी अटैक्स होते थे, मैं रातों को सो नहीं पाता था। ये कैफियत अब भी है। मैं यहाँ हमदर्दियां बटोरने नहीं बैठा, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, ना मेरे खानदान पे उंगली उठा सकता है। मेरी बड़ी बहन, जिससे उसकी बेटी छीनी गई है, मैं आज यहाँ बैठकर यही बताना चाहता हूँ कि उस पर लगने वाले इल्जाम झूठे हैं। मेरे चचा मिसिंग है और मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मेरी कैद आज भी मेरे अंदर है और शायद सारी जिंदगी रहेगी। मैं अगला कुछ वक्त शायद स्टेज पे नजर ना आऊं, क्योंकि मैं अब वो अल्फाज नहीं कह सकता जिन पे मैं खुद अमल नहीं करता। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मोबाइल की स्क्रीन तारीख पड़ गई थी। जीनिया हाकिम की सारी जिंदगी तारीख हो गई। नईमा ने कढ़ाई में तेल डाला और एक उचट्टी सी निगाह उस पर डाली। उसके छोटे शहद रंग बाल उसके चेहरे के अतराफ में गिर रहे थे। यकदम जैसे पैरों से जमीन निकल गई और वो खलाओं में थी। इस वक्त जज्बाती और गिल्टी है वो, पीछे भागेगा तुम्हारे, तुम्हें ढूंढेगा, जुनून की हद तक जाएगा। चंद दिन बाद जब सब नॉर्मल होगा, तभी सब बिगड़ना शुरू हो जाएगा। उससे कढ़ाई में प्याज डाले शर शर की आवाज सारे में फैल गई। वो ट्रॉमा में है, अपनी हीलिंग के लिए अपना सुकून यानी तुम्हें ढूंढ रहा है। कुछ वक्त बाद तुमसे भी थक जाएगा। इस वक्त उसके पास जाओगी तो मोहब्बत कर्ज हो जाएगी, दूर होगी तो उसकी वक़्त बढ़ेगी। फैसला तुम्हारा है। इस वक्त उसके पास जाकर अगले कई साल मोहब्बत की नाकामी पे रोना चाहती हो, या कुछ वक्त उससे दूर रहकर अगले कई साल आसूदगी से गुजारना चाहती हो। वो मुझे ढूंढेगा, वो मुझसे मूव ऑन नहीं कर सकता। देख लेते हैं कितने साल, माह, कितने हफ्ते। मोहब्बतों में सामने वाले को आजमाया नहीं जाता। मैं वापस ना जाकर बहुत गलत करूंगी। उसकी आवाज़ बेहद हल्की थी। नईमा ने टमाटर का पेस्ट प्याज के साथ शामिल किया। वो मुनहमिक नजर आती थी, समाना शनास औरत। तुम आजमा नहीं रही, कुर्बानी दे रही हो। मोहब्बत वो होती है जो पौधे को पानी दे, उसे धूप दिलवाए, उसकी हिफाजत करे। जो चंद पल की खुशी के लिए फूल तोड़ दे, वो मोहब्बत नहीं होती। तुमने अदालत की तौहीन की है, पुलिस कस्टडी से भागी हुई हो, और सबसे बढ़कर, नईमा ने मुड़कर उसे देखा, कैस गंभीर को मत भूलो, क्योंकि वो तुम्हें नहीं भूला होगा। वो दोबारा अपनी कढ़ाई की तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से आज़ाद हो, लेकिन अगर रियलिस्टिक होकर सोचो तो तुम्हारी मोहब्बत इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, और वो ट्रेजेडी ही रहेगी। तुम्हारी वापसी मेहदी की मौत है। वो कहकर दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई थी। सीनिया हाकिम की सारी जिंदगी एक नुक्ते पर आकर रुक गई थी। सब साकित, सब साकित। मोहब्बत बर्बाद, जिंदगी जामद और दिल खाली। क्या वो कभी उसे दोबारा अपने करीब नहीं देख पाएगी? वो कमरे में दाखिल हुआ तो चेहरे पे ढेर सारा तनाव था। ये कमरा उसके पिछले कमरे से बेहद मुख्तलिफ था। यहाँ हर शय पैसे का मुंह बोलता सबूत थी, लेकिन बशीर हाकिम के दिल में किसी एक शय को देखकर भी लालच नहीं आया था। वो सीधा बेड की तरफ आया। उरूज उससे देखकर उठ खड़ी हुई थी। बशीर ने सर से दस्तार उठाकर हाथ में ली। नवाब साहब को बिलाकर याद आ गया कि उनकी एक अदद बीवी और बेटी भी है, या फिर अब हम भी आपकी कनीजों में शुमार होते हैं? वो कटीले अंदाज में कहती अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। जब बशर ने उसकी कलाई थाम ली, फिर उससे सामने किया। तुम बहुत बदल गए हो, ये नवाबी हमें तो रास ना आई। उसे धीरे से अपनी दस्तार अपनी बीवी के सर पे रखी। मेरे दिल की नवाब तो आप हैं बेगम। उसे साथ लगाते हुए बेहद नरमी से कहा। वो वाकई आजकल उससे बहुत कम वक्त देता था। मैं जरा मसरूफ हूँ, लेकिन तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं दिखती मुझे। तुम्हारी नजरों का क्या, वो नहीं भटकती? आंखें ठंडी कर लेने में क्या हर्ज है? उरूज ने उसे बेदर्दी से धक्का दिया। बशर कराकर पीछे हुआ और बेड की तरफ आया, फिर गिरने के अंदाज में लेट गया और जैनब को अपने सीने में मुंतकिल किया। वो जो सोने वाली थी, अब पूरी आंखें खोले अपने बाप को देखने लगी। मेरा बच्चा भी नाराज है, या बस इसकी माँ ही मेरी तरक्कियों से जल रही है? कोई तरक्की से जल नहीं रही मैं। वो उसकी दस्तार संभाल कर रखते हुए अब उसका लैपटॉप लेकर आ रही थी। क्या फायदा इस हवेली का? न तुमसे झगड़ा हो रहा है, न अम्मी से, न कौन से हो, न जैनी। उसका नाम लेते हुए वो रुक गई। बशर की मुस्कुराहट भी सिमट गई थी। वो सीधा होकर बैठा। जैनब को अन्नू सीने से लगा कर रखा था। उरूज उसकी दाईं तरफ आकर बैठी। बशर बिल्कुल चुप था। वो भी अपनी बेख्तियारी पे खुद को कोस कर रह गई। वो लड़का क्या कहकर गया है? उससे लैपटॉप पे उंगलियां चलाते हुए पूछा। लड़का? बीबी 28-29 साल का मर्द है, और पता पूछने आया था उसका। मरे हुओं के पते भी होते हैं।
वो चाहकर भी अपनी नफ़रत कम नहीं कर पाई थी। जिस तरह तुम्हारे भाई का एक पता है, उसी तरह मेरी बहन का भी एक पता है। ज़ैनब ऊँगने लगी तो बशर ने उसकी पीठ को थपकना शुरू किया। मेरे भाई के साथ गलत हुआ था, तुम्हारी बहन की झोंकी हुई आग में जला था। उन दोनों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ताल्लुक को तुम हो दाग लगा रही हो। बशर ने धीरे से ज़ैनब को बेड पर लिटाया और सीधा होकर बैठा। सारा दिन मैं लोगों के मसाइल हल करते हुए, ज़मीनों और कारोबार के झमेले देखने के बाद कमरे में आता हूँ तो तुम कोई ना कोई बात लेकर लड़ने बैठ जाती हो। तुम्हें ज़हनी से नफरत है, मुझे बलात से। हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उन दोनों का जिक्र हमारे दरमियान क्यों आ रहा है? वो हमेशा की तरह नरमी से कह रहा था। लहजा बुलंद नहीं था, अलबत्ता उसके चेहरे पे नागवारी थी। तुम करती रहो उससे नफरत, मैं मोहब्बत करूंगा और इससे तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। तीसरे को दरमियान में मत लाओ। मुझसे मेरी वजह से लड़ोगी तो मनाऊंगा और नखरे भी उठाऊंगा। किसी और की वजह से लड़ोगी तो मेरे दिल से उतर जाओगी। आई समझ? वो चुप हो गई, चेहरे पे इसराब था, लेकिन उससे जब्त किया। हाँ, वो उसका शौहर था, लेकिन उससे भी कई बातें बुरी लग सकती थी। मियाँ बीवी का एक दूसरे से ये तवक्कुआत रखना कि वो मेरी हर बात सुने, गलत है। ये काम थेरेपिस्ट का है, पार्टनर का नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ जुड़कर बैठे लैपटॉप पर फिल्म देख रहे थे। उरूज हमेशा की तरह तबसरे कर रही थी। बशर जवाब देता रहा, मगर उसका ज़हन दिल कहीं अटक कर रह गया था। क्या ज़ैनी ने वाकई एक सही इंसान का इंतखाब किया था? यहाँ से कई किलोमीटर दूर कोयटा के गर्ल्स हॉस्टल में कूंज हाकिम के कमरे की बत्ती जल रही थी। रात काफ़ी हो गई थी, मगर उसकी रूममेट अब तक मोबाइल फ़ोन कान से लगाए हुए किसी से बात करने में मशगूल थी। कूंज ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने मोबाइल पे खुला हुआ मुज़फ़्फ़र का नंबर। वो उससे कई दफ़ा मिला चुकी थी, मगर वो उसकी कॉल से नहीं उठाता था। उसकी बेकली और बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। गहरी सांस भरते हुए उससे एक आखिरी बार उससे कॉल मिलाई और बेल जाने लगी। कौन जहाँ थी वहीं थम गई। दिल इतने ज़ोर से धड़का जैसे कोई हद नहीं थी। बेल जा रही थी और वो धड़कते हुए दिल के साथ उस आवाज़ को सुनती रही। चंद ही लम्हों बाद कॉल उठा ली गई थी। शुक्र है आपने कॉल उठा ली। ओह शुक्र। फरहते जज्बात से उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसकी रूममेट ने बिगड़े तेवरों के साथ उसे देखा तो कूंज उठकर बैल्कनी की तरफ आ गई। मैं आपका फ़ोन कितने महीनों से ट्राई कर रही हूँ। आपका नंबर बंद क्यों आ रहा था? मैं एक कोर्स कर रहा था और लोगों से मुकम्मल कट ऑफ कर रखा था। वो असली पुरसुकून अंदाज में कह रहा था। बाय द वे, तुम मेरा फ़ोन क्यों ट्राई कर रही थी? मैं यकदम उसके सारे अल्फाज गायब हुए। मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे आपकी ज़रूरत थी। मुझे अभी भी बहुत सारी गाइडेंस चाहिए। दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़र गौरी एक लम्हे के लिए खामोश हुआ था। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ कूंज, मैं एक काउंसलर हूँ। मैं ज़िंदगी के मुतल्लिक, तुम्हारी ज़ात के मुतल्लिक तुम्हारे कुछ अंदाजे दुरुस्त करने आया था। कर दिए। हमारे दरमियान इतने ही वक्त की डील हुई थी। अब तुम्हारे पास एक सीधा रास्ता है। तुम उस पे चलने का हुनर जानती हो। उस हुनर को इस्तेमाल करना सीखो। उससे होंठ काटे, आंखें भर रही थीं। सारी हिम्मत यकदम कहीं हवा होती महसूस हुई। मैं आपको डबल पे कर सकती हूँ। मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। महीने में सिर्फ एक बार तो आप मुझसे बात कर ही सकते हैं। तुम मुझे मायूस कर रही हो कूंज। मुज़फ़्फ़र मुतासिफ हुआ। तुम बहुत नोबल हो। तुम्हारे पास एक क्लियर रास्ता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी भटके हुए हैं। उनको मेरी ज़रूरत है। तुम वो दरख्त बनो जिसे अपने साथी दरख्तों का ख्याल हो। वो अटैचमेंट इश्यूज़ का शिकार हो रही थी। बैसाखी मिल जाए तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए भी मुश्किल था। मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो हमने एक साथ सीखा, तुम उस पर अमल करोगी, है ना? वो इनकार करना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक सकी। उसके अंदर किसी लड़की का जन्म हो चुका था, जिसे सबसे अव्वल अपना आप रखना शुरू कर दिया था। मैं कोशिश करूँगी। तुम्हें करनी भी चाहिए ये कोशिश। सारी ज़िंदगी जारी रहेगी। तुम मुझे तब कॉल कर सकती हो जब तुम्हें हर रास्ता बंद नजर आए। ठीक? ओके। वो अपने आंसुओं पे काबू पाते बामुश्किल बोल पाई। कॉल कट गई और वो बुरी तरह रो पड़ी। मुंह पे हाथ रखे वो रोती चली गई। उसे तो लगा था वो सारी जिंदगी उसकी बात सुनेगा, हल निकालेगा, वक्त देगा, लेकिन यहाँ सब उल्ट हो गया था। वो तो आज भी अकेली थी, हमेशा की तरह। जाने वाले जा चुके थे, उससे अब अकेले ही रहना था, शायद हमेशा। लेकिन इस बार वो तैयार लगती थी। बेंस कलेक्शन की इमारत को ताज़ा ताज़ा नई मरम्मत का शर्फ हासिल हुआ था। इंटीरियर में अच्छी खासी तब्दीली लाई गई थी। कर्टन उठाए अपने अतराफ में देखती वो हर शय में नुक्स निकालते हुए चलती जा रही थी।
वर्कर्स उसे देख रहे थे, वो उन्हें नहीं। उसे यहाँ आने की इजाज़त सुल्तान से मिली थी। राया गैर ज़रूरी थी। बराक के ऑफिस का दरवाज़ा बगैर दस्तक के खोलती हुई वो अंदर दाखिल हुई। वो जो रिवॉल्विंग चेयर घुमा रहा था, कुर्सी समेत साकित हुआ। निगाहें उस समेत उठी जहाँ वो खड़ी थी, और अगले कई लम्हे वो उसी तरफ देखे गया। वो मतवासन चाल चलती अंदर आई, उसकी मेज़ के सामने आकर रुकी, मगर बैठी नहीं। बराक उसे देखता रहा। मेरा ऑफिस तुम्हें मिस करता है फंगस। वो लबों पे हाथ जोड़ता मुस्कुराहट लिए कह रहा था। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करती, और मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि अगर तुमने दोबारा मेरा कभी रास्ता रोका तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। थाने जाकर एफआईआर कटवाऊंगी, वो भी हरेसमेंट की। तुम अपनी कजन से खासे मुतासिर हो, मगर मैं जीनिया नहीं। हर औरत जीनिया जितनी मजबूर नहीं, जिन्हें तुम सड़क पे खड़े होकर हरासा करोगे। मुझे तो कभी तुम में किसी और का अक्स नजर नहीं आया शेजल। वो उसी तरह हराफतगी से उसे तकता रहा। दोगला आदमी वक्त पड़ने पे गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। मैं तुम्हारी इस बकवास को सुनने यहाँ नहीं आई। क्यों? आजकल उसकी बकवास कुछ ज्यादा अच्छी लगने लगी है। ऐसा क्या है उसमें जो मुझे छोड़कर उसकी तरफ चली गई? वेट, कहीं तुम पहले से उसके साथ तो नहीं? वो उसकी तरफ देखता हकारत से कह रहा था। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया यार। और तुम? तुमने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया बराक। तुम अंदर एक आतिश फिशाम भर के बैठे थे, जो वक्त आने पे फट गया। अपने गुनाह मरने वालों के सर मत डालो। मुझसे, मेरे ताल्लुकात से और मेरी जिंदगी से दूर रहो, वरना वरना? तुम वो खो दोगे जिसका तुम्हें ख्वाबो ख्याल भी नहीं। उससे उंगली उठाकर रोन क्यों। मैं उसे खो ही चुका। मुझसे दूर रहो, ये आखिरी बार है। तुम किसी भी मर्द से दूर हो, मैं तुमसे दूर रहूंगा। सिंपल। कंधे उचकाते तसल्ली से कहूँ। ठीक है फिर, अब करना दखल अंदाजी और अंजाम भुगतना। बस मेरे पास शिकायत मत लाना। उससे उंगली उठाकर दोहराया, और जिस तरह आई थी उसी तरह बाहर चली गई। आते वक्त पुरसुकून थी, जाते वक्त चेहरा सुर्ख था। अपनी गाड़ी में बैठते हुए उससे वरियाम को मैसेज किया और थाने का रुख किया। वो उसे थाने की बजाय बाहर रुकने का कह चुका था। आधे घंटे की मसाफत के बाद उसकी गाड़ी थाने के बाहर खड़ी थी। वरियाम वर्दी में मलबूस थाने से बाहर आता दिखाई दिया। शेजल ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा। मसरूफ सा आदमी और उसका रफ टफ सा अंदाज, वो उन मर्दों में से नहीं था जिन्हें हुस्न का पैकर कहा जाए, मगर वो तबीयत पे भला तासुर छोड़ता था। थाने से बाहर आते हुए उसे संजीदगी से शेजल को हाथ हिलाया, फिर दूसरी जानिब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर बैठा। वर्दी के कफ बाजू से फोल्डे, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तुम दोबारा यहाँ मत आना। आधे ही टोक टोक अंदाज से हुक्म सा देखियो। अच्छा नहीं लगता। दोबारा किसी अच्छी जगह मिलेंगे। मुझे नहीं लगता हम दोबारा मिलेंगे। मुझे शुरू से ही तुम्हारी अकल पे मातम करने का दिल करता था। आज समझ आया क्यों। उससे बिला इजाज़त स्टोरेज बॉक्स से शेजर का स्ट्रॉबेरी जूस उठाया और बगैर इजाज़त लबों से लगाया। वो खोल कर रह गई, मगर उससे रोका नहीं। तुमने हर वक्त अंगारे छपाए होते हैं या मुझसे मिलने से पहले कोई खास खुराक लेते हो? सारा सेहरा आपकी हरकतों को जाता है मादाम, वरना मैं एक मोजिज़ और तहम्मुल मिजाज मर्द हूँ। नजर तो नहीं आता। अभी से है। उम्र तो नहीं थी, बस जो अल्लाह को मंजूर। वरियाम बेग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो सुलग कर बोली तो वरियाम ने गहरी सांस ली। जूस अच्छा था, मजा आ गया। अच्छा, जो तुम कहो। ये बताओ क्यों आई हो? मैंने बराक से कह दिया है, वो दोबारा तुम्हें मेरी वजह से किसी किस्म की तकलीफ नहीं देगा। ये बात तुम मुंह से कह आई हो। अगर वो दोबारा तकलीफ देता तो यही बात मेरे हाथ कहते। उससे शेजल को देखा और ठहर गया, इसलिए तो वो देखने से इख्तिराज बरत रहा था। यहाँ देखिएगा, वहाँ जुबान का सारा जहर हवा। खैर, इस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो अगला प्रोजेक्ट मेरा घर होगा। ओके? देखा जाएगा, वादा नहीं करती मैं। बस ये कहने आई थी कि दोबारा मेरी वजह से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। चलो अब निकलो मेरी गाड़ी से। वरियाम दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। शेजल को लगा वो चला जाएगा, मगर वो दूसरी तरफ से खिड़की पे आकर झुका। चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर संजीदगी से उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। तुमसे एक सवाल करना था, बदले में मेरा सर तो नहीं फाड़ोगी? खुदा ना हौसा मेरी जायदाद तो नहीं मांगने लगे। उसे नसें चुराई। वरियाम की नसें तो आज अलग ही थीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर पूछा। तुम आजकल सिंगल हो? भोंडे आदमी के सवाल का बेहद भोंडा तरीका। यह आदमी नहीं सुधर सकता। क्यों, तुमने लाइट मारनी है? शरीफ आदमी हूँ, तुम्हारे घर अपने घर वालों को भेजूंगा। वो एक लम्हे के लिए भी निगाह नहीं हटा रहा था।
शेसल ने बकायदा चौंक कर उसे देखा। कानों से धुआं अलग निकला। तुम अच्छी लगती हो, हमेशा से, बहुत शुरू से। सोच रहा हूँ कहीं किसी और को ना अच्छी लग जाओ। लग गई तो? वो संभल कर बोली। ऐसा सोचना भी नहीं चाहता, इसीलिए पहले ही वो बात की है जिसमें तोल की गुंजाइश ना हो। मैं यहाँ भी गुंजाइश निकाल दूं तो? नाइंसाफी होगी एक मासूम आदमी के साथ। कंधे उचकाए, चेहरे पे मासूमियत तारी की। शेसल ने सर झटका और गाड़ी की इग्निशन में चाबी डाली। परिणाम पीछे हुआ। आंखों में अब तक कोई तिलिस्मी असर बरकरार रहा। मैं सोच कर बताऊंगी, फिलहाल सिंगल होने के साथ मुश्किल भी हूँ। मैं इस मुश्किल को बहुत आसानी से सर लेने को तैयार हूँ। शेसल अब के मुस्कुराए, दिल पे बोझ नहीं पड़ा था। सोच कर बताऊंगी। ये दो टोक जवाब था। वरियाम ने खिड़की से हाथ हटा लिए और उसके बाद कुछ नहीं कहा। गाड़ी जब तक वहां से चली नहीं गई वो वहीं खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसे अंदर से कोई बुलाने आ गया। सर, वो बेगैरत नुमान कुछ बक नहीं रहा, मार मार कर थक गए हैं। ऐसा करो, उसे मारना बंद करो। आज सारे मुलिस्मान को स्ट्रॉबेरी शेक पिलाओ मेरे खर्चे से। और वो मजीद हिदायत देता आगे जा रहा था। पुलिस वाला बाकायदा सठिया चुका था। चंद दिन बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसे खाना अदब किए 5 मिनट हो चुके थे। टांगे शराबी कैफियत में चलाते हुए उसकी आंखें अजीब सी हो रही थीं। दाखिली दरवाजे से कोट बाजू पे डाले गैस गंभीर भी अंदर आ रहा था। वो कमरे में जाने के बजाय सीधा डाइनिंग हॉल में आया था। चेहरे पे सारे दिन की थकान थी। मेहदी को वहां बैठे देख वो ठटका, फिर आगे बढ़ता चला आया। सरबराही कुर्सी खींच कर उससे बैठा और शेफ को आवाज़ दी। आपकी चाय सर। जुनैद ने मेहदी के सामने चाय का कप रखा और ताबेदारी से हाथ बांध कर पीछे हुआ। इतनी देर में तुम्हारा बाप चाय बनाता है या तुम्हारी माँ? वो बुलंद आवाज में था। कैस और जुनैद दोनों पूरी तरह मुतअज्जिब थे। एक बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है? उससे कप उठाकर जोर से फर्श पे बिठाऊं। जुनैद तेजी से पीछे हुआ। फायर्ड। दोबारा तुम इस घर में दिखाई मत देना। उसे ना जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। सर मैं तुम जाओ जुनेद। कैसे नरमी से उसे भेजा। वो लब काटते हुए वहां से चला गया। मेरी की आंखें अब भी सुर्ख थीं, लब भींचे हुए, ऐसे जैसे वो सारी दुनिया तहस नहस कर देना चाहता हूँ। क्या कहा उसके भाई ने? उसके चेहरे को बागोर देखते हुए कैसे सवाल दागा। वही किसी पीटी कहानी कि वो मर गई है, उसे मत ढूंढो। गैरत गैरत गैरत, राइट। मेरे मामलात में मत आओ तुम। अब कि उससे एक प्लेट उठाकर नीचे फेंक दी। उसके हाथ बाकायदा लड़स रहे थे। उसे हर शय से नफरत हो रही थी। मैं नफरत करता हूं तुमसे। मैं एक दिन तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने इतना सब झेला है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी गायब है। कैसे पहलू बदला। यहाँ कोई उससे ताल्लुक छोड़ता था, वहां उसका दिल चलता था। तुमने सारी जिंदगी मेरे साथ यही किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम शैतान हो, पैदाइशी शैतान हो। जाने क्यों मगर उसे इस तरह देखकर कैस के दिल को धक्का लगा था। मेरी वो इंसान था जिससे उसे नफरत थी, और यही वो इंसान था जिसका होना भी कैस के लिए टेक थी। दरमियान में कुछ था मगर वो आज भी उसका भाई था। इस कमबख्त से मोहब्बत क्यों कम नहीं होती थी। गुस्सा आ रहा है? वो बिल्कुल ऐसे पूछ रहा था जैसे कोई मोहब्बत करने वाला बड़ा भाई। बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी मलकियत पे किसी और का इख्तियार है। तुम्हारा खानदान बर्बाद हो रहा है। बाकी सारी दुनिया खुश है क्योंकि तुम्हारे साथ मसाइल हैं। तुम कोशिश कर रहे हो, लोगों से अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। आ रहा है ना गुस्सा? दिल कर रहा होगा सारी दुनिया को आग लगा दी जाए। वो अपनी जगह से उठकर आया। सामने कुर्सी पे मेरी नहीं था। 18 साल अब्दुल्ला जवान था। वही ट्रॉमा, वही असरात। बहुत गुस्सा आता है जब आप मर्द होकर मसाइल न सुधार सके। ये 6 फुट का कद, ये चौड़ा सीना और मजबूत जिस्म, जिससे थपक कर लोग कहते हूँ मर्द बनो, इस पे गुस्सा आता है। आता है ना मेरी? मुठियां भींचे हुए उसे अस्वाद में सारे लाया। कैसे एक गिलास उसे उठा कर दिया। उतारो गुस्सा। मेरी ने गिलास पे जोर बढ़ाया। तोड़ो इसे, यूं जैसे तुम्हारी जिंदगी इसी की वजह से बर्बाद हुई हो। उससे दबाव मजीद बढ़ाया, फिर मजीद, और फिर गिलास उसके हाथ में टूटकर उससे गलाई में घुप गया। तकलीफ सी तकलीफ थी। कैसे उसे जग उठा कर दिया और मेरी ने उठाकर पूरी कुव्वत से उससे फर्श फिरे मारा। फिर पलटकर डिश, डोंगे, ग्लास, चम्मच, गंभीर महल अगले कई मिनट तक शीशों की जमीन से टकराने और मेहंदी की गुर्राने की आवाज़ें सुनता रहा। वो बेतहाशा गुस्से में था, बेहिसी, सर तासुर, कहीं दूर जा सोए थे।
बर्तन तोड़कर, कुर्सियां फेंककर वो थक गया तो मेज पे हाथ रखे गर्दन झुकाकर गहरी सांस लेने लगा। सुनहरी स्याह डाइनिंग हॉल उसे तकता रहा। उसकी हथेली से बहता खून फर्श पे गिर रहा था। गुस्सा नहीं उतरा? उससे मेरी के कंधे पे हाथ रखते हुए पूछा। मेरी ने उसे झटका। मुझे भी ऐसा गुस्सा आता था, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि बर्तन तोड़कर, घर की चीजें तोड़कर इस गुस्से को खत्म किया जा सकता है। मैंने इंसानों पे गुस्सा उतारा और मुझे उतारने दिया गया। मेरे बड़ों ने मुझे नहीं टोका, उन्हें टोकना चाहिए था। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, अपने साथ मत मिलाओ मुझे। मैं अच्छा था, मैं अच्छा रहूंगा। वो दुरुस्ती से बोला। तुम्हें वाकई लगता है तुम मुझ जैसे नहीं हो? मुझे भी लगता था मैं अपने बाबा जैसा नहीं हूं, लेकिन उससे मेरी की गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने रूबरू किया। वहां सफा की सिरी। हम सब एक जैसे हैं, द मीन कम्बीर्स। थोड़ा वक्त लो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। दुनिया स्याह है, यहाँ अपना हक लेने के लिए स्याह बनना पड़ता है। लोग मानने पड़ते हैं, जायदादें छीननी पड़ती हैं। तुम मेरे जैसे हो, मैं तुम्हारे जैसा। एक खून, एक सी स्याहकारियां। मेरी गंभीर ने एक बार फिर उसका हाथ झटका। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तोड़ तोड़ कर अदा किए अल्फाज। गैस गहरी सांस लेते हुए पीछे हुआ। क्या तुम वही नहीं हो जिसे जरकौन का कत्ल किया? आसमान से पत्थरों का थाल था जो उसके सर पे आकर लुढ़का था। मेरी ना समझी से उसे देखे क्या। क्या वो कत्ल कत्ल नहीं था? उसे तेजी से नफी में गर्दन हिलाई। मैंने उसे नहीं मारा। तुमने उसकी आंख पे जो जंजीर मारी थी, उसका जख्म इतना गहरा था जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। वो सेल्फ डिफेंस था। मैं तुमने उसके हाथ पे गोली मारी, उसकी दोनों टांगें जख्मी कर दी। मुझे लगा था वो मेरे पीछे आएगा। तुमने उसके सारे जिस्म पे जंजीरों से वार किए। अगर वो जिंदा रहता तब भी कई माह अस्पताल में दाखिल रहता। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। तुमने एक आदमी को मार दिया। उसके बेटे की उम्र क्या है जानते हो? मैं गुस्से में था। मैं वो लट्ठी की माने सफेद पड़ते चेहरे के साथ नफी में सर हिला रहा था। उसका सारा जिस्म सर्द पड़ रहा था। उसे किसी ने धक्का देकर पाताल में धकेल दिया था और वो उठ नहीं पा रहा था। एग्जैक्टली मेरी, दैट्स द होल पॉइंट। वो उसे पुचकारने के अंदाज से बोला। तुम गुस्से में थे, तुम ट्रॉमेटिक थे, तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, इसलिए तुमने भी वही किया। तुम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन दूर कहीं तुम अपना गुस्सा, इंतकाम जरूर निकालना चाहते थे। मैं भी यही चाहता था। हम दोनों एक जैसे हैं, ना तुम बुरे हो ना मैं अच्छा हूं। कातिल मैं था तो अब तुम भी हो। वो धीरे धीरे बेयकीनी से पीछे हो रहा था। उसकी आंखों में कुछ था कि जिसे देखकर दिल टूटे, जुबान गुंग हो। मैंने नहीं मारा, झूठ है। उसका जी चाहा था कहीं भाग जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम आगे आगे देखना क्या होता है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। बिलाहिर अब तुम मेरी सूरत हाल समझ सकते हो। उससे पुरसुकून सांस आ रही थी। मेरी चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। सफेद चेहरा, लरसता हुआ जिस्म और दिल में लम्हा पा लम्हा गहरा होता गिल्ट और खौफ। वो दीवार के साथ लगते हुए नीचे बैठ गया। बेयकीनी हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। पहला कत्ल ऐसा ही होता है, बेयकीन। गैस घुटने जमीन पे रखे उसके सामने आकर बैठा। हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए तुम ये मत कहना कि तुम ज़ेनिया हाकिम के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो। मेरी ने निगाहें उठाकर उसे देखा। ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से था। वो मेरी को मार नहीं सका था, इससे उसकी रूह मार रहा था। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं अभी और इसी वक्त सब कबूल करूंगा। तुम जैसा नहीं हूं मैं कोई कातिल नहीं हूं। वो उठ खड़ा हुआ। कैसे उसके साथ उठते तेजी से उसका बाजू दबोचा। मैं सब कबूल कर लूंगा। वो अपना बाजू छुड़वाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। कैसे उसके हाथ पे गिरफ्त सख्त की। मैं तुम्हें खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा, लेकिन तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके सीने पे धक्का मारते हुए गुर्राया। तुमने मेरी बीवी पे इल्जाम लगाया। तुमने उसे अदालतों के चक्करों में जलील करवाया। वो मेरी बीवी है। मैं हर रात गैरत से मरने वाला हो जाता हूं जब मुझे याद आता है कि वो लापता है। वो मसलसल उसे धक्के मारते हुए चीख रहा था। मैं तुम्हें इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुमने उसके साथ गलत किया, तुमने बहुत गलत किया। कैसे उसके दोनों बाजू सख्ती से जकड़कर अपने बाजू उसके गेट फैलाए। गिरफ्त हन्नूस बेहद सख्त थी। मेरी उसके सीने पे धक्के मार रहा था, उसे खुद से दूर हटा रहा था। खुद को कबूल करो। जिसे तुम्हें हर्ट किया उसे हर्ट करो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। अपनी असलियत कबूल करो।
मेरी ने पूरी कुव्वत लगाकर खुद को उससे आज़ाद करवाया। अब ये भाई दुश्मन था, अब उसका गले लगाना गला दबाने जैसा था। सब कर सकता था वो, मगर उसे गले लगाने की मुनाफ़िकत नहीं। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं ज़ीनिया को वापस लाऊं और इतना गिल्टी रहूं कि वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। मैं गलत था। मुझे लगा था तुम्हारे सामने आने पे वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन उससे मेरी के हाथ झटके। मैं उसे पाताल से भी निकाल कर लाऊंगा खुद। उसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। तुम्हें वापस लाया क्योंकि वो एक लम्हे को चुप हुआ, मेरी कांटदार निगाहों से उसे ही देख रहा था। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अगर तुमने कुछ भी कन्फेस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फनकार का कहते हुए उस पर एक मुतासिब नजर डालता वो अंदर की जाने बढ़ गया। मेरी गंभीर घुटनों के पल उस घास पे बैठे हुए सर हाथों में गिराए हुए था। उससे अपने हाथ सुर्ख नजर आ रहे थे, खून से सुर्ख। वो कई दिन उस एक सोच में मुब्तला रही, क्या उसे वापस जाना चाहिए, मन से हम पर आ जाना चाहिए, मेरी से किसी किस्म का कोई राब्ता करना चाहिए। दिल को टपटने के बाद जो दिमाग ने जवाब दिया वो साफ और खरा ना था। वजह नईमा की बातें नहीं, वजह वो खुद थी। मेहंदी गंभीर के पास अपनी वापसी अब उसे ऑकवर्ड लग रही थी। उस रोज़ फैक्ट्री में उसे बोलते हुए सुनकर जो रद्द-ए-अमल उससे दिया था वह पछताना लगता था। मोहब्बतें बाज़ दफ़ा कर्ज़ हो जाती हैं, आप उनके पीछे भागेंगे तो आपसे दूर जाएंगी, उनमें सुकून तलाश करेंगे तो बेसुकूनी बढ़ जाएगी, और उन्हें करीब रखेंगे तो वो दूर महसूस होंगी, क्योंकि मोहब्बतें बाज़ दफ़ा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती। समंदर के शहर से आई वो लड़की भी मोहब्बत को आज़ाद कर चुकी थी। नईमा के 13 साला भतीजे के साथ आज वो घर का ज़रूरी सामान लेने बाहर निकली थी। अबान काफ़ी चालाक वाक़या हुआ था, फर अंग्रेज़ी बोलता और सीने को हर छोटी बड़ी दुकान इमारत के मुतल्लिक मालूमात फराहम करता। एक मसरूफ़ से इशारा पर वो चलते चलते रुक गई। ये ढाका का डाउनटाउन था, यहाँ उसका कोई काम नहीं था, लेकिन तहाशी उसे आज भी अट्रैक्ट करती थी। महंगे मॉल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान होटल्स, वो उन सब के बगैर रह सकती थी, उनको देखे बगैर नहीं। टीचर, अब चले, फिर बस नहीं मिलेगी। भुट्टा खाते हुए अबान ने उसे मुखातिब किया। सीनिया हनूस उस छोटे से शीशे के दरवाजे वाले स्टूडियो को देख रही थी, जहाँ साफ साफ लफ्ज़ों में ताहिर फोटोग्राफी लिखा था। बाहर एक बोर्ड रखा था जिससे फोटोग्राफर की ज़रूरत है लिखा था। टीचर चले। बच्चा बोर हो रहा था। यहाँ फोटोग्राफर की ज़रूरत है, वो खोए खोए अंदाज से बोली। तो फोटोग्राफर की ज़रूरत है, टीचर की नहीं। अपने तय उससे मजाक किया था। और आप क्या करोगी? आपको आती है तस्वीर लेना? जीनिया हाकिम की अनाप पे कोई चोट लगी थी। उसका सबसे बड़ा टैलेंट एक सवालिया निशान बन गया था। किसी केस गंभीर को उसने ये इजाज़त नहीं दी थी कि वो उसे जिंदा लाश बनाए। बाहर में गया वो, उसके दिए रोग। ट्रायल देने चले, वो मुस्कुराई। अबान भुट्टा भूलकर उसे देखने लगा। टीचर, यहाँ एबीसी थोड़ी पढ़ाना होती है। फोटोग्राफी बहुत मुश्किल काम है, बड़े मसले होते हैं। मसाइल से पहले मेरे पास हालात हैं, एक अरसे बाद उससे कहा था। और फिर वो शीशे के दरवाजे वाले उस स्टूडियो का दरवाज़ा पार कर दी, अंदर दाखिल हो गई। अबान पीछे खड़ा करता रह गया, और फिर भुट्टा छोड़ वो भी अंदर की तरफ भागा। अंदर स्टूडियो में एक तंग सी राहदारी थी, जिसके दोनों तरफ दीवारों पे मुख्तलिफ सावी और मनासिर में खींची गई तस्वीर आवेज़ा थी। अबान एक एक तस्वीर को देखते मुंह पूरे का पूरा खोलते हुए चल रहा था। जीनिया उन सब से बेनियाज सी। राहदारी के अख्ताम पे एक छोटा सा ऑफिस था, जहाँ दीवार के साथ रखी बेंच पे 2 लड़के और 3 लड़कियां बैठी थीं। सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका मेकअप हो रहा था। स्पॉट बॉय उस पे लाइट फिक्स कर रहा था। सीनियर चंद लम्हे उन्हें देखती रही, फिर अबान के कान के पास झुकी। ये लोग जो भी बात करें तुमने मुझे समझानी है। उसे अब भी पूरी बंगाली समझ नहीं आती थी, और यहाँ लोगों के सामने इफ़्फ़त का निशाना नहीं बन सकती थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की तैयार हो चुकी तो सारे फोटोग्राफर उसके इर्द-गिर्द फैल गए। वो मुख्तलिफ पोज़ करती और उसकी तस्वीर धड़ाधड़ खींची जाती। बीबी, आपकी सुशी में यहाँ खड़ी हैं। शुस्सा बंगाली में कहा गया। सीने ने पलट कर देखा तो उसके सामने कोई मर्द खड़ा था। खुश शक्ल, खुश लिबास और ठाठ एक बॉस वाले। ट्रायल देना है तो इस तरह जमकर क्यों खड़ी हैं? सीने की ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गई हूँ। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज हलक में अटक गए। हम कैमरा घर पे भूल आए हैं। बुड्ढे को अपनी पुश पे ले जाते हुए उससे पूरे इत्मीनान के साथ कहा। वो छोटा सा लड़का इत्मीनान के साथ बोल सकता था, क्योंकि किसी ने उससे ये छीना नहीं था। क्या हमें आपकी तरफ से कैमरा मिल सकता है? आदमी ने गौर से उन्हें देखा, फिर सर को इस्पात में जंबिश दी।
कैमरा और स्टैंड लाओ मुजीब। आवाज़ लगाकर कहा। सीने की रुकी हुई सांस बहाल हुई। थोड़ी देर बाद वो उस मॉडल की तस्वीर उतार रही थी। अबान अब अपना भुट्टा खा चुका था, लेकिन उससे अपना मुंह जलता हुआ ही पसंद था। सो सीनियर की तरफ चला आया। नाक न कटवा देना टीचर, ये जो लड़का है ना, उससे दाएं हाथ से कोने में खड़े एक फोटोग्राफर की तरफ इशारा किया। मेरी दोस्त का भाई है। इससे अच्छी तस्वीर लेनी पड़ेगी आपको। वो हल्का सा मुस्कुराई। और अगर इससे अच्छी तस्वीर ले ली तो वो सोच में पड़ा, फिर एकदम जैसे कुछ याद आया। मैं आपको भुट्टा और चाय की ट्रीट दूंगा। उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ी। निगाहों में कुछ डर आया। बेख्तियार बिला वजह, बगैर वक्त और जगह का ख्याल किए वो याद आया। कोई उसे आदाब सिखाए। स्टूडियो की रंगीन छत गायब हो गई और लोग गूंगे हो गए। आसपास रक्त और स्ट्रीट पोल्स आए और सुरमाई सड़क पे 2 लोग। अब और कितने पेपर्स रहते हैं तुम्हारे? कोट अपने बाजू पे डाले, पी कैप चेहरे के आगे किए, उसके साथ चलते हुए पूछ रहा था। रिसाव में हल्की सी हुनकी बरकरार थी। 3। फिर कुछ माह बाद रिजल्ट आ जाएगा और तुम ऑफिसर जीनिया हाकिम। वो हल्का सा मुस्कुराया। सीनियर की लंबी मुस्कुराहट में ढले। उसके बाद क्या करोगी? असिस्टेंट कमिश्नर या एएसपी जीनिया हाकिम, या फिर फॉरेन सर्विसेज? वो उसे उन सुनहरी ख्वाबों के बेहद करीब ले जा रहा था, जो किसी वक्त में वो घर के छोटे से कमरे में बैठकर अकेली देखती थी। ख्वाब आज भी वही थे, बस शराकतदार आ गया था। मनपसंद शराकतदार। ये मैं नहीं सेलेक्ट करूंगी, मेरा होता और मेरी फील्ड मेरे नंबर सेलेक्ट करेंगे। तुम तो टॉप करोगी, मुझे यकीन है। यकीन रद्दी होते देर नहीं लगती। ओ प्लीज, अपनी ये डार्क थ्योरीज एक तरफ रखो। उससे हाथ से मकई के कुछ दाने उसकी तरफ बढ़ाए। सीनियर ने ले लिए। तुम बहुत आगे जाओगी, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, अगर मैं पास हो गई, इंटरव्यू अच्छा हुआ, नंबर्स भी अच्छे आए, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहूंगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। कामयाबी वाहिद शय है जो इंसान को खुश भी करती है और खौफजदा भी। मैंने बहुत मेहनत की है, सारी कश्तियां जलाई हैं, मैं वापस नहीं जा सकूंगी। मेरी चलते हुए उसके सामने आकर खड़ा हुआ। बुढ़ा सीनियर की तरफ बढ़ाया। वो हैरान से उसे देख रही थी। मेरी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, फिर बूट जमीन पर मारा और हाथ माथे तक लेकर किया और उसे सलूट पेश किया। सीनियर हंस पड़ी। गार्ड ऑफ ऑनर कबूल करें सरकार। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ खिलखिलाती रही। मेरी सीधा होते हुए दोबारा उससे करीब आया। जब तुम इंटरव्यू पास कर लोगी, फिर जब ड्यूटी ज्वाइन करोगी ना, तब मैं तुम्हारी कामयाबी की पहली स्पीच पे हॉल में खड़े होकर तालियां बजाऊंगा। आपकी एकेडमी ने मुझ पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है, बदले में क्या चाहिए? चलते चलते उससे गर्दन मुड़ी। तारीख सड़क पे उन दोनों की निगाहें मिली। फिर उससे बेहद धीरे से कहा। रुखसती। जीनिया चलने में उसे देखती रही। फिर वो दोनों दोबारा हंस पड़े, फिर हंस से चले गए। खाली गली में उन दोनों के कहकाओं ने जिंदगी भर दी थी। महबूब शख्स का साथ उस रात उन दोनों के दिलों को हर खौफ से खाली कर गया था। अच्छा, जब तुम कामयाब हो जाओ ना, तब मुझे चाय पिलाना और पुट्ठा खिला देना। काफ़ी देर बाद उसे हॉस्टल के दरवाजे पे छोड़ते हुए उससे कहा था। वो उसे देख कर रह गई। करोड़ों रुपयों की जायदाद का मालिक, महंगी गाड़ियों में घूमने वाला और लाखों रुपए बैठे बैठे खर्च कर देने वाला, उसके साथ चाय और भुट्टा खाने पे राजी था। उन दोनों का साथ बेहद ज़्यादा था। मेरी उसे पसंद था, इसलिए नहीं कि वो उसके साथ अच्छा था, इसलिए कि वो वाकई अच्छा था। हॉल में उस स्टूडियो में खड़े हुए उससे ठंडी सा गहरी सांस भरी। वो अपने काम में मशगूल हो गई। एक अरसे बाद आर्टिस्ट को दोबारा अपना काम करने का मौका मिला था। थोड़ी देर बाद वो तमाम लोग अपने अपने काम से फारिग हो चुके थे और अब डेस्क पे कंप्यूटर के सामने बैठी लड़की को अपनी सीवी, कागजात और ईमेल एड्रेस जमा करवा रहे थे। अब चलें टीचर, ईमेल दे देते हैं, फिर कल तक तस्वीर भी भेज देंगे। सीनियर के ऊपर खड़ू पानी पड़ गया था। वो टुकर टुकर उस तरफ देख रही थी जहाँ बाकी लोग खड़े थे। ना उसके पास जमा करवाने को कागजात थे, ना कोई सीवी, और ना उसके पास उन तस्वीर को एडिट करने के लिए कोई गैजेट। किस्मत उसे अपने आसपास कह के लगाती दिखी। उससे कैमरा वापस रखा और जिन कदमों के साथ आई थी उनके साथ तेजी से निकलती चली गई। अबान एक बार फिर उसे समझने से कासिर रहा, मगर वो उसके पीछे क्या किसी उसे जाते हुए नहीं देखा, सवाए एक आदमी के जो स्टूडियो का मालिक था। उसे ये चेहरा शनासा लगा था। वो उसे देख कर ठहर गया था, शायद पहचान भी गया था।